ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे थे, कुछ सजेशन आया था तुम्हारा सिमरन, क्या सजेशन आया था क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। So catalysis. So catalysis क्या है? Substances which alter the rate of a chemical reaction and themselves remain unchanged are called catalysts. ठीक है? And this phenomena is known as catalysis. ठीक है? So क्या कह रहे हैं यहाँ पे? Substances which alter the rate of a chemical reaction and themselves remain chemically unchanged. तो तुम्हें पता है ऐसी कुछ चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोरेट KClO4, ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है एंड डिकम्पोजेज इनटू KCl एंड O2, ठीक है। इसको टेम्परेचर रिक्वायर होता है 653 टू 873 केल्विन, और ये लो टेम्परेचर पर भी हो सकती है रिएक्शन, बट इसके लिए वी नीड a substance known as manganese dioxide. तो manganese dioxide acts as a catalyst. कैसे एक्ट करता है? एज अ कैटलिस्ट। और ये कैटलिस्ट जो है हमारी रिएक्शन रेट को फास्ट बना देता है, ठीक है। तो इसमें जो MnO2 है, इट डिड नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। MnO2 डिड नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। वो खुद तो रिएक्शन का पार्ट नहीं बना, उसने बस इस रिएक्शन को फास्ट करा दिया। जो 653 पे होती थी वो 473 पे हुई। तो ऐसे सब्सटेंस यहाँ पे जो MnO2 है, सच सब्सटेंसेस जो रेट को बढ़ा देते हैं पर खुद अनचेंज रहते हैं, जितने आए थे उतने ही जाएंगे वापसी, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं कैटलिस्ट। इज दिस क्लियर? कैटलिस्ट क्या है? से यस और नो। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोमोटर्स और पॉइजन क्या है। तो एक कैटालिसिस देखते हैं हम, कैटालिस्ट रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल N2 plus 3H2 gives 2NH3। ये रिएक्शन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया की रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस या हाबर प्रोसेस, ठीक है। ये हेबर प्रोसेस में हमारा यूज होने वाला सब्सटेंस एज अ कैटलिस्ट इज आयरन। फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आयरन इज द कैटलिस्ट, आयरन इज कैटलिस्ट, ठीक है। इसमें हम एक चीज और डालते हैं, वी यूज मॉलीबेडनम। तो हम इसके साथ मॉलीबेडनम भी डालते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ मॉलीबेडनम हियर? मॉलीबेडनम इज अ प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो तुम ऐसे समझो, कैटलिस्ट रेट, कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। एंड promoter promoter increases activity of catalyst। बोलो ये बात समझ आ गई? यस और नो? प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाता है। तो सबको ही क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट, पता नहीं साउंड मैच नहीं करी। अच्छा, प्रमोटर एक्टिविटी, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। प्रमोटर क्या करते हैं? एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, आयरन की एक्टिविटी को मॉलीबेडनम बढ़ाता है। तो इन शॉर्ट मॉलीबेडनम इज आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, पर वो तब वो इंक्रीज करता है आयरन के ऊपर एक्ट करते हुए। कोई बात? तो क्लियर है ये बात? हर्षिता समझ आ गई? प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, कैटलिस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट
types. One is homogeneous catalyst. ठीक है, homogeneous catalysis क्या होता है? इसमें रेट और इसमें जो गैसेस, इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सब सेम फेज में होते हैं. अगर सारे लिक्विड है तो सारे लिक्विड होंगे. ठीक है, कैटलिस्ट भी लिक्विड होगा, रिएक्टेंट भी, प्रोडक्ट भी. इसी तरीके से अगर सारे गैसेस हैं तो सब गैसेस होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन को मैं यहाँ साइड में दोबारा लिखता हूँ. SO2 प्लस O2 गिव्स SO3. इस रिएक्शन में कैटलिस्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड दे ऑल आर गैसेस. ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है. ऑल ऑफ देम आर गैसेस. और NO इज ऑल्सो गैस. तो ये कैटलिस्ट क्या हो गया? होमोजेनस catalysis, because all of them are in the same phase, all of them are in the same state. Clear or not clear? हाँ, मैं एक ऐसा कुछ नहीं है कि एरो के ऊपर नीचे लिखना होता है. ठीक है, कहीं पे भी लिख सकते हैं. अच्छा, इसके और एग्जांपल्स दे रखे थे. लिक्विड, लिक्विड, एक्वस, एक्वस, और ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लिक्विड. तो सारे लिक्विड स्टेट में, लिक्विड और एक्वस इज सेम स्टेट, लिक्विड स्टेट मान सकते हैं. ऐसे ये एक्वस, एक्वस लिक्विड, ये सब रिएक्शंस जो है होमोजेनस कैटलिस्ट है. देन वी कम एट हेटेरोजेनस कैटलिसिस. हेटेरोजेनस कैटलिस्ट उल्टा होगा. कैटलिस्ट आर इन द डिफरेंट फेज. कैटलिस्ट अलग स्टेट में होते हैं देन solids and then the reactants and product. For example, SO2 and SO3 both are gases, पर ये इसमें जो reactant है वो solid है. N2 and H2 गैस है, NH3 गैस है, प्लस आयरन क्या है? सॉलिड है. ऐसी रिएक्शंस हमारी कहलाती हैं हेटेरोजेनस कैटलिस्ट. इनको तुम कंप्लीट कर लेना एनसीईआरटी में से. ठीक है, एक्वस और लिक्विड सेम स्टेट है, बिकॉज एक्वस भी लिक्विड स्टेट है और लिक्विड भी लिक्विड स्टेट है. बस लिक्विड इज यूज्ड फॉर वाटर. लिक्विड किसके लिए यूज होता है? वाटर के लिए. और एक्वस इज यूज्ड फॉर सोल्यूशन. बट देखा जाए तो ये कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? बोथ ऑफ देम आर लिक्विड. इसीलिए इन दोनों को होमोजेनस स्टेट ही कंसिडर किया जाता है. ठीक है, सो ये टॉपिक क्लियर है? होमोजेनस, हेटेरोजेनस हो जाएगा? से यस और नो? चलो, वेरी गुड. नेक्स्ट पे चलते हैं. वेजिटेबल वाला हेटेरोजेनस था, उसमें निकल यूज होता है ना. हाँ, जरूरी नहीं है लिक्विड वाटर ही हो, यूजुअली वाटर होता है. अब तुम उसमें कोई ऑयल ले लो तो वो भी लिक्विड होगा. अगर तुम उसमें बेंजीन ले लो प्योर तो वो भी लिक्विड ही होगा. सिमरन, यू आर राइट कि इससे जरूरी नहीं है वाटर ही हो. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिसिस. सो नेक्स्ट इज एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिसिस. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. अब देखो इसको क्या कह रहे हैं. तुमने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है और तुम हर साल ही पढ़ते हो ये रिएक्शन, 10 से लेकर 12 तक. ये इथीन है. इथीन के अंदर अगर मैं H2 डालना हो तो इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, है ना, पैलेडियम या प्लैटिनम. हाइड्रोजनेशन बोलते हैं जिसे. और इसमें एल्केन बन जाता है ना. तो मुझे बताओ, इज दिस होमोजेनस कैटलिसिस और हेटेरोजेनस कैटलिसिस? Ethene is gas, hydrogen is gas, ethane is a gas. Heterogeneous or homogeneous? कुछ बच्चों को तो दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा मुझसे. मैं दोबारा, ये रिएक्शन कह रहा हूं मैं. मुझे बताओ, ये रिएक्शन होमोजेनस है या हेटेरोजेनस?
राइट, दिस रिएक्शन इज हेट्रोजेनस, क्योंकि निकल तो सॉलिड है, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज हेट्रोजेनस। तो अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पर निकल कैटेलाइज कैसे कर रहा है, तो मैकेनिज्म क्या है इसको हमें जानना है। तो दिस थ्योरी इज नोन एज एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस, जो हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज नोन एज एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो निकल है, निकल निकल के ऊपर हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, चलो यही एग्जांपल ले रहे हैं। तो इस पे रिएक्टेंट आता है। ठीक है, लेट द रिएक्टेंट बी ये ग्रीन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट है। ये क्या है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जहां पे भी होता है वो रिएक्टेंट पहले इसके पास आता है। तो स्टेप नंबर 1 इज डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टुवर्ड्स टू मेटल सरफेस। मेटल के पास डिफ्यूजन से रिएक्टेंट आता है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द मेटल सरफेस। क्या मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? शो हो रही है तो राइट यस, नहीं हो रही तो राइट नो। आवाज भी आ रही है? ठीक है। सो मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप होता है रिएक्टेंट डिफ्यूज करता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल तुम परफ्यूम स्प्रे करते हो एक कोने में, तो दूसरे कोने तक पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, डिफ्यूजन से। उसी तरीके से जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट इन दिस केस इज इथीन। तो इथीन पहले निकल की सरफेस के पास आता है एंड देन नेक्स्ट स्टेप में इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ निकल। तो निकल की सरफेस पे इट गेट्स एब्जॉर्ब। ठीक है, निकल की सरफेस पे वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरीके से हमारा दूसरा रिएक्टेंट भी आएगा। तो दूसरा रिएक्टेंट है सपोज H2 एंड H2 will also get absorbed on the surface of nickel। ठीक है, तो निकल की सरफेस पर रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है ना। तो तुम मुझे बताओ, ये दो स्टेप समझ आए। फर्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट टुवर्ड्स द सरफेस। सेकंड स्टेप इज एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। से यस और नो, क्लियर है? अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, इथीन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स बनना शुरू होते हैं। इथीन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन, तो स्टेप नंबर 3 बोलेंगे हम। स्टेप नंबर 3 इज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन निकल, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद ये नया प्रोडक्ट बन जाते हैं, दे बिकम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एल्केन। ये बन गया एल्केन एंड एल्केन हेयर इज आवर मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो धीरे धीरे बॉन्ड बनने के बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे एंड दे विल बिकम एल्केन। एल्केन एल्केन बनने के बाद हम बोल सकते हैं कि अब टाइम आ गया है कि इसको सरफेस छोड़ के जाना चाहिए एंड देन इट विल लीव द सरफेस एज एल्केन प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, प्रोडक्ट की फॉर्म में वी कैन से फोर्थ पॉइंट वुड बी डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड फिफ्थ पॉइंट, अब जब प्रोडक्ट्स दूर चले जाएंगे उससे, तो वी कैन राइट फिफ्थ पॉइंट वुड बी डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम
अवे फ्रॉम सरफेस, सरफेस से दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ ये थ्योरी समझ आई। अभी इसमें निकल ने क्या किया, निकल प्रोवाइड्स सरफेस फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, आजकल तो ऐसा नहीं हो रहा, बट ये समझो निकल इज लाइक अ कैफे। कैफे होता है ना, तुम पता है कैफे क्या होता है, जैसे कैफे कॉफी डे या कोई रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे क्या आते हैं, लोग आते हैं और बिजनेस मीटिंग भी करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे दो बिजनेसमैन है, एक है इथीन और एक है हाइड्रोजन। वो दोनों दोनों को एक कैफे मिलता है, वो कैफे पे बैठते हैं, उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होती है और फिर उन दोनों की पार्टनरशिप बन जाती है ना। ऐसा रियल लाइफ में तुम दिमाग में रखोगे तो ये वही चीज है, बस वो केमिस्ट्री में हो रही है। निकल इज लाइक अ कैफे, वहां पे आके इथीन और हाइड्रोजन बैठते हैं, उन दोनों में बॉन्ड बनता है और वो दोनों उस कैफे को लीव कर देते हैं, फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप, फॉर्मिंग अ बॉन्ड। तो इसमें कैफे का क्या रोल है, इसमें निकल का क्या रोल है? निकल का रोल है, इसने वो जगह प्रोवाइड करी जहां पर वो दोनों सेटल होकर अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा कर चांसेस ऑफ बॉन्डिंग इंक्रीज हो गए। अगर निकल यहाँ पे ना होता, अगर निकल यहाँ पे ना होता तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स हवा में घूमते रहते और चांसेस ऑफ देम फॉर्मिंग अ बॉन्ड विल बी लेस। बट अगर उनको एक जगह मिल गई कैफे की तरह जहां पे वो लोग नेटवर्किंग कर पा रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, तो रेट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन विल इंक्रीज। ठीक है, तो अब ये थ्योरी क्लियर है, से यस और नो। रिएक्टेंट आते हैं, सरफेस पे बैठते हैं एंड देन वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, सो यही थ्योरी है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, एक बार इसे टेक्स्ट में भी रीड कर लेते हैं। ये निकल रिएक्ट उसको अट्रैक्ट करता है, एड्सॉर्ब कर लेता है ना। तो एड्सॉर्ब तो तभी करेगा जब वो उसकी तरफ, एड्सॉर्ब तभी करेगा जब उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। एड्सॉर्प्शन के बारे में हमने जैसे पढ़ा था, और भी कुछ है इसके अंदर, अभी हम पढ़ेंगे। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट पे इसके अंदर हमें क्या लिखना है, देखो द रिएक्टेंट्स इन द गैस स्टेट और सॉल्यूशन पहले एब्जॉर्ब हो जाते हैं सरफेस पे कैटलिस्ट की, और इसकी वजह से उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है एंड रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी वर टेलिंग। उसके बाद हमें पता है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस एक्सोथर्मिक होता है, तो इसमें एक चीज और होती है, थोड़ी बहुत हीट रिलीज होती है। जब कोई सरफेस पे आता है तो निकल इसके लिए थोड़ी सी हीट रिलीज करता है, और ये हीट जो रिलीज करता है, ये हीट रिलीज होने से उसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। तो दिस विल प्रोवाइड अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी। जो एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है उसकी थोड़ी सी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इट्स लाइक कि कैफे पे तुम गए और कैफे वालों ने तुम्हें पैसे दिए कि भाई जाओ अपना बिजनेस शुरू कर लो। वैसे ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं होता, बट द थिंग इज यहाँ केमिस्ट्री में हो रहा है कि वो जैसे उस पर बैठे तो निकल ने थोड़ा बहुत एनर्जी भी रिलीज कर दी, और उस एनर्जी की हेल्प से दे वर एबल टू स्टार्ट फॉर्मिंग दी बॉन्ड। वो ग्रीन और रेड मैंने दो अलग अलग रिएक्टेंट दिखाए हैं, एक इथीन और एक रेड हाइड्रोजन के लिए, तो उन दोनों का बॉन्ड फॉर्म करके मैंने एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाया है जो पर्पल से बनाया है। अच्छा, अब इसके क्या क्या स्टेप्स हैं इस थ्योरी के? फर्स्ट, रिएक्टेंट्स यानी कि लोग कैफे में जाते हैं, दे रीच द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। सेकेंड, एड्सॉर्प्शन होता है। थर्ड, केमिकल रिएक्शन होता है। फोर्थ, डिसॉर्प्शन होता है। फिफ्थ, डिफ्यूजन होता है प्रोडक्ट्स का। तो सबके साथ आगे लिखना है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल स्टेप। ठीक है,
स्टार्टिंग वाला स्टेप रिएक्टेंट का है, लास्ट वाला प्रोडक्ट का है, ठीक है। बीच में एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट है और डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट है। तो वेरी सिंपल टर्म में तुम इसको 5 पॉइंट्स को लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तुम्हें होमवर्क मैं दे चुका हूँ। डिसऑप्शन ऑफ प्रोडक्ट में क्या होगा, वो सरफेस को छोड़ जाएंगे सो दैट और मॉलिक्यूल्स आ सके। इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सो होमवर्क कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ओके क्लास, बाय, थैंक यू।